लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ये हम लोगों को फाइंड करना है और ये शायद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। इसमें बता रहे हैं कि अगर कोई एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है उसको चार्ज किया जाए तो उस चार्ज के ड्यू टू उस स्फीयर के आउटसाइड, इनसाइड और स्फीयर उसके सरफेस से कुल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और उसके ग्राफ को हम लोग कैसे प्लॉट करेंगे ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है और इसको चार्ज किया जा रहा है। ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है और इसको टोटल चार्ज कितना दिया गया है, मान लीजिए कि Q दिया गया है इसको टोटल चार्ज। तो ये चार्ज क्या हो रहा है, चार्ज इसके इनसाइड, ये नॉन कंडक्टिंग होने की वजह से इसके इनसाइड ये पूरा क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा, यूनिफॉर्मली ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होने की वजह से इसका सेंटर O है और इसकी जो रेडियस है, रेडियस में मान लेता हूं कि इसकी रेडियस कैपिटल R है। अब हम लोगों को इस स्फीयर के आउटसाइड, इनसाइड और इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है कि कुल कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले एक पॉइंट को कंसीडर करेंगे, जो पॉइंट इस स्फीयर के क्या होगा, आउटसाइड होगा, और इस P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करके बतानी है कुल कितना होगा। इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करना पड़ेगा। और वह गॉसियन सरफेस, मान लीजिए कि ये गॉसियन सरफेस कुछ ऐसा हमने कंसीडर कर लिया। ये गॉसियन सरफेस इस तरह से हमने कुछ कंसीडर कर लिया। ठीक है, इस P पॉइंट की जो सेंटर से डिस्टेंस है, उस सेंटर से डिस्टेंस को मैं मान लेता हूं कि स्मॉल r के बराबर है। तो यहाँ पे सबसे पहले आउटसाइड में अगर मैं जाता हूँ कि आउटसाइड कितना होगा P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये फर्स्ट केस ले रहा हूँ। तो उस सिचुएशन में आप देख सकते हो कि जो स्मॉल r है वह कैपिटल R से क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि इस P पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की रेडियस से क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। अब हम लोगों को P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ये हम देखें कि इसमें, तो इस गॉसियन सरफेस के इन साइड में कुल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस गॉसियन सरफेस के इन साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, चार्ज को कितना है, तो Q इन चार्ज, Q इन कुल कितना है, या Q के बराबर है। Q इन कितना है, ये टोटल चार्ज Q के बराबर है, क्योंकि जो चार्ज है वह इस गॉसियन सरफेस के अंदर पूरी तरह से है। तो हमें यहाँ फाइंड करना है Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा। अब इस पर हमें गॉस लॉ से P पॉइंट पर कुल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो देखो, बाई गॉसेन लॉ क्या बताया गया था, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज, बोल बेटा कितना होगा, हाँ, E डॉट ds इक्वल टू Q इन अपान में एप्सिलॉन नॉट। यही गॉसेन लॉ है बेटा, ये गॉसेन लॉ है इंटीग्रेशन ओवर क्लोज, मतलब किसी क्लोज सरफेस के अंदर टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होता है, तो E डॉट ds के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को ये देखना है कि अगर E डॉट ds को मैं ब्रेक करूँ तो ये आपको मिल जाता है इंटीग्रेशन ओवर क्लोज E ds cos ऑफ थीटा इक्वल टू Q इन अपान में एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ प्रॉब्लम यह है कि थीटा कितना होगा, थीटा क्या है, तो थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का क्या है, एंगल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा कि आप जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसे रेडियली आउटवर्ड।
अगर मैं इस सरफेस पे यहाँ पे एक एलिमेंट्री सरफेस कंसीडर करूँ, ये एलिमेंट्री सरफेस मैंने कंसीडर किया, तो इस एलिमेंट्री सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा या प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम हो गया है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का। तो यहाँ पे थीटा हमें क्या मिल गया, 0 डिग्री। अगर मैं थीटा यहाँ पे 0 डिग्री कर देता हूँ, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तब उस सिचुएशन में देयरफॉर इंटीग्रेशन ओवर ई डी एस इक्वल टू कॉस थीटा 0 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉस 0 1 होता है। तो ई डी एस इक्वल टू क्यू इन अपान में एप्सिलॉन नॉट। इसमें आप देख सकते हो कि जो ये पी पॉइंट है, पी पॉइंट अगर इस पूरे स्फीयर पे जो गॉसियन सरफेस हमने कंसीडर किया है, अगर इस पे कहीं भी लिया जाए तो हर पॉइंट पर ओ से इसकी डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी। अगर ओ से इक्वल होती है तो इसका मतलब कि हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। तो कांस्टेंट है तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ये बाहर होगी। इंटीग्रेशन डी एस इक्वल टू क्यू इन अपान में एप्सिलॉन नॉट। अब ये इंटीग्रेशन डीएस का मतलब क्या हो गया, किसकी सरफेस एरिया, किसकी सरफेस एरिया, इस गॉसियन सरफेस की सरफेस एरिया। तो ये हो जाएगा ई इंटू में एस, एस क्या है, तो गॉसियन सरफेस की सरफेस एरिया है, इक्वल टू क्यू इन अपान में एप्सिलॉन नॉट। अब बेटा गॉसियन सरफेस की सरफेस एरिया जिसकी रेडियस स्मॉल आर हो, तो इसकी सरफेस एरिया कितनी हो जाएगी, तो एस इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ये बन जाएगा। इसके प्लेस पे अगर मैं रख देता हूं तो देयरफॉर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू इन। तो क्यू इन को कितना है, मतलब कि जितना चार्ज इसको दिया गया था, टोटल चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर है, तो इसका मतलब कितना हो गया, ये आपका हो जाएगा क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, तो ई इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, डियामीटर में आ जाएगा, तो क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर का स्क्वायर। और यही हम लोगों को क्या मिला, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई, कहाँ पे, तो पी पॉइंट पे। ठीक है बेटा, पी पॉइंट पर आर बढ़ाला लगेगा ना सर, आर बड़ा क्यों लगेगा बेटा, गॉसियन सरफेस की रेडियस कितनी है, गॉसियन सरफेस की सरफेस एरिया चाहिए ना बेटा, जहां से पी पास हो रहा है। इस पी पॉइंट से जो सरफेस पास हो रहा है, उस सरफेस की सरफेस एरिया कितनी होगी, स्मॉल आर रेडियस है कि कैपिटल आर रेडियस, कैपिटल आर रेडियस तो इस स्फीयर की है, समझ आया। ठीक है, अब आप लोग यहाँ बताओगे क्या, यहाँ बताओगे कि जो आर स्क्वायर ई जो है, आर स्क्वायर के क्या है, रेसिप्रोकल है कि प्रोपोर्शनल है, मतलब रेसिप्रोकल है, मतलब हियर कहाँ में मिला, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान आर स्क्वायर, मतलब कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी, मतलब जैसे जैसे पी पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से बढ़ेगी, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब दूसरा हम पॉइंट लेते हैं, दूसरा पॉइंट, अगर मान लीजिए कि ये पी अगर इसके सरफेस पे आ जाता है, तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो एट सरफेस ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जो आर की वैल्यू होगी, जो आर होगा, मतलब वो से पी की जो डिस्टेंस होगी, यह क्या अप्रोक्सीमेटली कैपिटल आर के बराबर हो जाएगी क्या, जल्दी से बोलो। देखो अगर पी जो है यहाँ इसके सरफेस पे, तो इस आर की वैल्यू इस आर के बराबर हो जाएगी क्या, ठीक है। तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू क्या मिलेगा, तो इस आर की स्मॉल आर की जगह पे क्या लिख दें, कैपिटल आर लिख दें, तो ये हो जाएगा क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर का स्क्वायर, ये मिल गया। अब बताओ बेटा मुझे ये क्वेश्चन का आंसर दे दो कि इस ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड से कम है या ज्यादा है, कौन सा ज्यादा है,
ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है? ये ये ज्यादा है, बोलो बॉबी, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है? अच्छा ठीक है, अब आप लोग ये बता दो कि ये आर ज्यादा है कि ये आर ज्यादा है? ये स्मॉल आर बड़ा है कि कैपिटल आर बड़ा है? स्मॉल आर बड़ा है। तो स्मॉल आर अगर बड़ा है तो स्मॉल आर अगर बड़ा है तो ये अगर बड़ी क्वांटिटी है तो ये यहाँ पे कम आएगी कि ज्यादा आएगी? इसका मतलब ये कम, हाँ ये कम है, ये ज्यादा है। इसका मतलब ये है, अभी यहाँ तो हम लोग देखा ना कि आर बढ़ेगा तो ये घटेगा, तो आर तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आर तो घट गया ना, इससे क्या हो गया, छोटा हो गया। तो ये छोटा हो गया तो मतलब कि यहाँ पे जो ई मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, वो यहाँ के कंपेरिजन में क्या मिलेगी, ज्यादा नहीं बेटा, ज्यादा मिलेगी। इस आर के प्लेस पे ये आर आ जाएगा तो ये आर छोटा हो गया ना, आर छोटा हो गया भाई, इतना कम हो गया। तो ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो पी से क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। कहने का मतलब है कि सरफेस पे आउटसाइड से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग को इसमें फाइंड करना है कि इनसाइड, मान लीजिए कि अगर इस पी पॉइंट को मैं कहीं इधर लेके आ जाता हूँ, यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, तो उस सिचुएशन में क्या कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, ये हमें फाइंड आउट करना होगा। जैसे अगर मान लो कि पी यहाँ पे आ गया, तो इस पी पॉइंट पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, पी पॉइंट पे क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि वह गॉसियन सरफेस कुछ ऐसा है, ये गॉसियन सरफेस कुछ इस टाइप से हमने कंसीडर किया, ये पी पॉइंट है। तो ये गॉसियन सरफेस अब पी पॉइंट पर अगर हम देखें, अब मान लेते हैं कि ओ से पी की डिस्टेंस भी यदि आ रही है, अब बता दो ये जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से छोटा है या बड़ा है, जल्दी से बता दो। तो इसका मतलब कि इनसाइड थर्ड केस में आ जाएंगे, तो इनसाइड में क्या हो जाएगा, आर इज लेस देन कैपिटल आर हो जाएगा, है ना, आर इज लेस देन कैपिटल आर हो गया। अब यहाँ पे जब गॉसियन सरफेस आपने ले लिया तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ भी हम क्या लगाएंगे, बाई गॉसेज लॉ, बाई गॉसेज लॉ क्या हो जाएगा बेटा, बोलो जल्दी से, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन अपान में एप्सिलॉन नॉट, यही होगा ना। ठीक है, अब यहाँ पे ये बता दो कि इस पर मतलब कि अगर इसको मैं ओपन करूं तो ये क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस ऑफ थीटा होगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, ये बता दो। यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी या नहीं होगी, पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ पे अगर एक स्मॉल सरफेस एरिया एलिमेंट में ले लेता हूँ तो इस एरिया एलिमेंट का जो डायरेक्शन होगा एरिया वेक्टर का, वो भी क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा, क्योंकि सरफेस से क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो इस सिचुएशन में यहाँ का थीटा भी क्या हो गया, 0 डिग्री। तो अगर थीटा 0 डिग्री हो गया, इसमें थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तब वो सिचुएशन में क्या मिलेगा बेटा, इंटीग्रेशन ई डी एस इक्वल टू क्यू इन अपान में एप्सिलॉन नॉट, ये तो हमें मिल गया। ई जो है कांस्टेंट है तो ई बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन डी एस इक्वल टू क्यू इन अपान में एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे क्यू इन, अब देखो बेटा ये जो सरफेस हमने जो गॉसियन सरफेस कंसीडर किया है, जो अंदर वाले पी से पास कर रहा है, इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है, ये जो टोटल चार्ज है ये तो बाहर वाले मतलब इसे ब्लैक वाले के अंदर है, लेकिन इसके अंदर तो कम है ना, क्योंकि ये कुछ बाहर भी छूट गए, कुछ बाहर छूट गया, तो उसके अंदर कुल कितना चार्ज है वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान दो, इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी फाइंड करें। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, यहाँ पे देखो, सिंस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या लिख रहे थे हम लोग, एरिया सॉरी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम,
क्या लिखते थे यहाँ पे, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे बता दो कि यहाँ पे कुल कितना इसका चार्ज हो जाएगा इसके अंदर, तो इसके अंदर टोटल चार्ज कितना होगा ध्यान दो। अगर मैं ये बोलूं कि इसका चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ये है टोटल चार्ज अपान में इसका वॉल्यूम। तो बोलो इसका ये जो स्फीयर इसका टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल चार्ज मतलब जो ये क्यू था उसको इसके वॉल्यूम से डिवाइड करें, तो वॉल्यूम से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा बेटा, जल्दी से बता दो, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, इतना हो गया क्या? ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो इतने वॉल्यूम में कितना होगा, ये जो हमने गॉसियन सरफेस अंदर कंसीडर किया है इसमें टोटल चार्ज कितना होगा, तो देयरफॉर टोटल चार्ज इन गॉसियन सरफेस बोल दो बेटा, इतने के वॉल्यूम में कितना हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करें, क्यू इन इक्वल टू Q/4/3 पाई आर क्यूब, ये होगा इनटू कितना, तो जितना ये तो पर यूनिट वॉल्यूम में उतना चार्ज मिल गया, और इतने के वॉल्यूम में को कितना चार्ज मिलेगा, तो इसकी रेडियस कितनी है बेटा, स्मॉल आर, इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर, तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया बोलो, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब हो जाएगा। तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, क्या कैंसिल हो रहा है बेटा, 4 से 4, और ये तो उल्टा होकर के चला जाएगा, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, क्या बच गया यहाँ पे, क्यू आर क्यूब अपान में स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, ये समझ में आ गया, कितना आ जाएगा, ओके। और इसकी सरफेस एरिया कितनी हो जाएगी बेटा, तो इसकी जगह पे तो मैं क्या लिख दूं, क्यू इन के प्लेस पे क्यू कैपिटल आर क्यूब अपान में स्मॉल आर क्यूब। अच्छा, ये सरफेस एरिया कितनी होगी इसकी, तो इसकी सरफेस एरिया अगर मैं लिखूं यहाँ की, तो ये टोटल सरफेस एरिया कितनी होगी गॉसियन सरफेस की, 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दो 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये आपको मिल जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सरफेस एरिया आएगी, तो सरफेस एरिया ऑफ दिस गॉसियन सरफेस, तो 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर क्यूब अपान में आर क्यूब, ये मिलेगा। तो ये हो जाएगा आपका देयरफॉर ये ट्रांसफर होकर नीचे चला जाएगा, ये गलत लिख दिया ना मैंने, क्यू इक्वल टू आर, स्मॉल आर ऊपर है, कैपिटल आर नीचे, स्मॉल आर क्यूब, ये स्मॉल आर क्यूब था ना, देखो क्यू स्मॉल आर क्यूब अपन में कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, अब ये 4 पाई आर को नीचे भेज दो, तो ई इक्वल टू कितना मिला, क्यू कैपिटल आर क्यूब अपन में स्मॉल आर क्यूब, ये क्या लिखा था मैंने, गलत लिखा है ना, ये गलत लिखा है, ये कितना होगा आर क्यूब, यहाँ भी गलत लिखा है क्यू आर क्यूब, ये स्मॉल आर था, उसी को सुधारा मैंने वहाँ पे, तो ये हो जाएगा क्यू आर क्यूब अपान में ये कैपिटल आर क्यूब, ये भी कैपिटल है, ये कैपिटल आर क्यूब ये लिखा है, ये हमसे मैं शुरू से गलत लिख दिया था ना, ये गलत हो गया था, तो कैपिटल क्यू आर क्यूब अपान में कैपिटल आर क्यूब, तो ये हो गया क्यू आर क्यूब अपान में कैपिटल आर क्यूब, तो ये तो मिल गया इतना, और इंटू में ये 4 पाई आर स्क्वायर नीचे भेज दें, तो 1 अपान में 4 पाई आर स्क्वायर, कितना बचेगा बेटा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बच गया, ई इक्वल टू बच गया क्यू आर अपान में 4 पाई, क्यू आर अपान में 4 पाई आर का क्यूब, ये मिल गया बेटा हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इनसाइड ऑफ दिस स्फीयर के इनसाइड में इतना इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई।
अब यहाँ बता दो कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, हियर इलेक्ट्रिक फील्ड ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली, ये बोलो। जैसे जैसे स्मॉल आर की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब ये स्मॉल आर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, बढ़ रही है। कहां तक बढ़ेगी, सरफेस तक क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। सरफेस पे जाकर के स्मॉल आर किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे ये आ जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ से ध्यान से, अगर जब स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर होगा तो कैपिटल आर से एक आर कट दिया, तब ये बन जाएगा क्यू अपान में 4 पाई आर स्क्वायर। देखो ये आ गया है E इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई आर स्क्वायर। ये सरफेस पे जाकर के इसके बराबर हो जाएगी। और जब सरफेस से आगे बढ़ेंगे, बाहर जाएंगे, तब इस पॉइंट पे जैसे ये पी पॉइंट है, तब वहां पे क्या होगा, देखो ये बनेगा, मतलब कि अब क्या हो जाएगा, ये जो है घटने लगेगा। कहने का मतलब ये हो गया कि सेंटर से जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, ग्रेजुअली बढ़ती जा रही है। कहां तक बढ़ती जा रही है, तो सरफेस तक जाकर के वो बढ़ती जा रही है, सरफेस तक बढ़ेगी। लेकिन जैसे ही सरफेस से हम आउटसाइड जाने लगेंगे, तब क्या होगी, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो और जितना ही दूर जाएंगे उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगी। और इसका यदि ग्राफ प्लॉट करें, तो ग्राफ अगर बनाते हैं तो कैसा बनेगा, देखो ध्यान से। अगर इसका ग्राफ प्लॉट करें तो कुछ ऐसा आएगा। इस पे क्या ले लें, आर, और इस पे ले लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो यहां से क्या हो रहा है, सरफेस, जैसे मान लो कि अगर यहाँ पे सरफेस है, मतलब यहाँ पे कैपिटल आर है, ध्यान दो, यहां से यहां तक, ये यहां तक सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, देखो सरफेस तक जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब यहां से क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से ये बढ़ती जा रही है, ग्रेजुअली बढ़ रही है। और कहां तक बढ़ती जा रही है, तो ये आर तक, सरफेस तक बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आर है। ठीक, लेकिन जैसे ही सरफेस पे पहुंची, उस सिचुएशन में इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही है वह क्या हो रही है, मैक्सिमम हो रही है, वह मैक्सिमम हो रही है। लेकिन सरफेस से जैसे ही आगे बढ़ रहे हैं, सरफेस से जैसे हम बाहर जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रही है, अब यहाँ पे डिक्रीज होती जा रही है। देखो यहाँ पे ये डिक्रीज होगी, तो कुल मिलाकर क्या हो गया, यहाँ से इस तरीके से ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। और क्योंकि यहाँ पे जो ई की वैल्यू है वह आर के स्क्वायर की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये ग्राफ मिल गया यहाँ का। इस पूरे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को चार्ज करने पर उसके आउटसाइड, इनसाइड या सरफेस पे कुल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसके लिए एक्सप्रेशन और साथ में इसका ग्राफ। ठीक है बेटा, समझ में आ गया, ये समझ में आ गया क्या, आया, कोई डाउट नहीं, बोलो बेटा। यस सर, आ गया। ठीक है।